हेलो फ्रेंड्स, तो प्रेजेंट टाइम में हम लोग कॉमन पेपर के अंतर्गत हायर एजुकेशन यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो है नेशनल नॉलेज कमीशन यानी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005-6। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और 2-3 पार्ट्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम के एवोल्यूशन में या उसके रिफॉर्मेशन में या उसके ट्रांसफॉर्मेशन में नेशनल नॉलेज कमीशन की क्या भूमिका है या उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी नेशनल नॉलेज कमीशन शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको एनकेसी भी कहते हैं। तो एनकेसी 2005-6 जिसको हम सैम पित्रोदा आयोग भी कहते हैं, और ये आयोग जो गठित हुआ था, तो एनकेसी का जो गठन हुआ वो हुआ जून 2005 में, और जो इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की वो थी दिसंबर 2006 में। और ये जो है आयोग है ये 8 मेंबर्स थे इसके टोटल, कुल 8 सदस्यीय आयोग था। और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो सैम पित्रोदा थे, और सैम पित्रोदा हैं क्या, एक टेलीकॉम इंजीनियर थे, एक बहुत फेमस इंजीनियर, बहुत बड़े इंजीनियर है भारत के, उड़ीसा से संबंध रखते हैं ये और कांग्रेस से कोरिलेट करते हैं। तो चूंकि ये आयोग प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की जो है अगुवाई में बना था 2005 में, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो सैम पित्रोदा महोदय ने की थी। इसीलिए हम इसको सैम पित्रोदा आयोग के नाम से भी जानते हैं। जब आप जानते हैं जैसे कोठारी आयोग, मुदालियार आयोग, तो वैसे ही सैम पित्रोदा आयोग भी बना 2005-6 में। 8 सदस्यीय आयोग था और इसके अध्यक्ष का तो नाम आपको ध्यान में रखना है, इसके उपाध्यक्ष को भी ध्यान में रखना है, और इसके उपाध्यक्ष थे पीएम भार्गव। तो ध्यान रखें कि इसके जो वाइस प्रेसिडेंट्स थे, वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे पीएम भार्गव, उनका भी नाम आपको ध्यान में रखना है। पीएम भार्गव। और इसमें एक व्यक्ति और भी संबंधित थे, नंदन नीलेकणी, जो आधार कार्ड या जो हमारा यूडीआई है उससे संबंधित है। तो इसके 3 मेंबर्स को आपको ध्यान में रखना है, सैम पित्रोदा को ध्यान में रखना है, दूसरा इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो पीएम भार्गव हैं, उनको ध्यान में रखना, और तीसरे जो नंदन नीलेकणी है जिन्होंने एक कंट्रोवर्सी हुई थी इस आयोग के साथ, जिन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो ये 3 व्यक्तियों को आपको ध्यान में रखना है इस आयोग से संबंधित। अब ये आयोग है क्या, इस आयोग के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो ये आयोग है क्या, ये आयोग इट इज अ थिंक टैंक। ये क्या है, एक थिंक टैंक है, थिंक टैंक ऑफ पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सैम पित्रोदा। तो जितने आयोग बने भारत में अभी तक, उन आयोग और सैम पित्रोदा आयोग में एक अंतर है। अंतर क्या है, अंतर ये है कि जितने भी आयोग बने उन आयोग का एक डेफिनेट वर्किंग पीरियड था, और उनको एक टास्क दिया गया कि उस पर्टिकुलर टास्क को आपको फिलअप करना है या उसको आपको पूरा करना है, और जैसे वो टास्क पूरा हो जाता था वो आयोग समाप्त हो जाता था, या उस आयोग का डिमोलिशन हो जाता था, या उसको डिमोलिश कर दिया जाता था। लेकिन ये आयोग का कार्यकाल जो था वो कार्यकाल निश्चित नहीं था, क्योंकि ये एक थिंक टैंक था, और थिंक टैंक जो होता है यानी एक सलाहकार, एक चिंतन समूह था, ये एक हाई लेवल थिंक टैंक था जो पीएमओ को क्या करता था, एडवाइस देता था, प्रधानमंत्री को सलाह देता था। तो ये प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में,
प्रधानमंत्री को एडवाइस करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में सलाह देने के लिए एक ये उच्च स्तरीय थिंक टैंक है। यहाँ पर इन बातों को डिस्कस करने का मोटो सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को हमें थोड़ा सा एनालिटिकली कैच करना होगा, क्योंकि एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि एनकेसी 2005-06 है क्या। एक ग्रुप है, एक एडवाइजिंग बोर्ड है, तो वहां पर इस तरीके से तो ये है क्या, एक हाई लेवल थिंक टैंक है। और थिंक टैंक यानी ये कंटिन्यू वर्क करता था, हमेशा काम करेगा। तो थिंक टैंक है किसका, पीएमओ का, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऑफिस को ये शिक्षा के क्षेत्र में सुझाव देता था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, सैम पित्रोदा थे। दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है, ये क्या करता था, एडवाइजिंग टू मेक इंडिया ए फॉररनर इन द फील्ड ऑफ नॉलेज इकोनॉमी आर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू नॉलेज सोसाइटी। इनटू नॉलेज सोसाइटी यानी ज्ञान आधारित समाज या ज्ञान अर्थव्यवस्था। हम इकोनॉमी को क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं, और नॉलेज इकोनॉमी, यहां पर ये कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी हम इनको एडवाइजिंग टू मेक इंडिया फॉर रनर का मतलब है एक अग्रदूत या अग्रगामी, अर्थात भारत को ये सलाह किस बारे में दे रहा था कि भारत को नॉलेज इकोनॉमी यानी जो हमारा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था है उसमें एक अग्रदूत बनाने के लिए, उसमें एक अग्रगामी भूमिका निभाने के लिए इंडिया को तैयार करना था। तो भारत को एक फॉररनर बना रहा इन द फील्ड ऑफ नॉलेज इकोनॉमी आर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू ए नॉलेज सोसाइटी। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है इस आयोग से संबंधित, क्योंकि ये दो बहुत बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, नॉलेज इकोनॉमी एंड नॉलेज सोसाइटी। आगे हम इसकी चर्चा और भी करेंगे। यहाँ पर एग्जाम में नॉलेज सोसाइटी और नॉलेज इकोनॉमी क्या होती है, क्योंकि हम कैपिटल इकोनॉमी, ह्यूमन जो है के बारे में जानते हैं, फाइनेंस इकोनॉमी के बारे में जानते हैं, क्योंकि जब इकोनॉमी शब्द आता है तो केवल हम मनी को ध्यान में रखते हैं, प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हैं। तो ये एक नया टर्म था और इस टर्म को किसने डेवलप किया, हम उसकी भी चर्चा करने आएंगे। तो ये एक थिंक टैंक था और ये थिंक टैंक पीएमओ को किस संदर्भ में सलाह एडवाइस करता था, ये भारत को एक नॉलेज सोसाइटी या एक नॉलेज इकोनॉमी के क्षेत्र में एक फॉररनर या एक अग्रदूत बनाने के लिए जो है वो सलाह करता था या एडवाइस देता था। तो ये भारत को एक ज्ञान आधारित समाज बनाना या भारत को एक नॉलेज सोसाइटी के रूप में डेवलप करना या भारत को या इंडिया को एक नॉलेज इकोनॉमी के रूप में स्टैंड करना या एक उस नॉलेज इकोनॉमी का एक फॉररनर जो है वो बनाना, इस दिशा में इस आयोग का जो था वो गठन किया गया था। तो यहाँ पर इस आयोग से संबंधित आपको ये कीवर्ड्स पकड़ने हैं। पहला कीवर्ड्स आपको ध्यान रखना है कि ये एक थिंक टैंक है। दूसरा, ये थिंक टैंक किसके बारे में था, एजुकेशन के बारे में एडवाइस देने के लिए था। और ये इंडिया को किस तरह के क्या बनाने के लिए पीएमओ को एडवाइस करता था, ये इंडिया को एक नॉलेज सोसाइटी या एक नॉलेज इकोनॉमी के रूप में फ्रेम करने के लिए या ट्रांसफॉर्म करने के लिए या बदलने के लिए एडवाइस देता था या एडवाइस इसको करना था। तो अभी हम नॉलेज सोसाइटी और नॉलेज इकोनॉमी टर्म को लेंगे और इसका मतलब क्या है ये हम समझेंगे। यहाँ पर की मोटिव बिहाइंड द एनकेसी यानी नॉलेज कमीशन या नेशनल नॉलेज कमीशन के गठन के मूल में मुख्य जो विचार था वो क्या था। अब क्यों हमें इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है, इसमें एक स्टेटमेंट है तत्कालीन प्रधानमंत्री का, उन्होंने कहा क्रिएट ए सेकेंड वेव ऑफ इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग एंड एक्सीलेंस in the field of education, research and capacity building for facing challenges of 21st century। कहने का तात्पर्य 21वीं सदी, भारत को 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत को
21st सेंचुरी की चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षा, शोध और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में संस्थान निर्माण और क्षमता निर्माण की दूसरी क्रांति प्रारंभ करना होगा या प्रारंभ करना चाहिए। तो क्रिएट अ सेकेंड वेव ऑफ इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग एंड एक्सीलेंस। इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग मतलब संस्था निर्माण एंड उत्कृष्टता, एक्सीलेंस। तो इस आयोग की गठन के पीछे, ये कई बार एग्जाम में ये स्टेटमेंट पूछा गया कि ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये किसका है? सेट बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये मनमोहन सिंह ने कहा कि हमें नॉलेज कमीशन की जरूरत क्यों है, हमें नॉलेज कमीशन क्यों बनाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि चूंकि जो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग्स की या जो संस्थान निर्माण की या संस्थान विकास की जो पहली क्रांति हुई थी, वो पहली क्रांति स्वतंत्रता के बाद हुई थी, जब यूजीसी का गठन हुआ, एनसीटी का गठन हुआ, एनसीईआरटी का गठन हुआ, तमाम और जो संस्थाएं थी उनका गठन हुआ। तो भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो संस्थान निर्माण की और उत्कृष्टता विकास की जो पहली क्रांति थी वो हो चुकी थी 60, 70, 80 के दशक में। तो इस बात की आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि चूंकि जो 21वीं सदी है, 21वीं सदी एक बहुत ही तेजी से बदलने वाली समिति है और बदलने वाली सदी है, और इस बात की ज़रूरत महसूस की जाने लगी कि आज जो हम जॉब कर रहे हैं या आज जो जिस स्किल में हम ट्रेंड हैं, जरूरी नहीं कि आगे वो जॉब रहेंगी ही, क्योंकि जॉब का जो रिफॉर्म है वो बदलता जा रहा है। पहले जॉब्स, एक कोई जॉब आती थी और वो 50 साल तक चलती थी। आज जॉब्स जो हैं, हमने पर्टिकुलर बच्चों को जिस जॉब के लिए या जिस प्रोफेशन में उनको ट्रेन किया, ज़रूरी नहीं कि आने वाले 10 साल बाद वो प्रोफेशन रहे ही या उस प्रोफेशन का स्वरूप ऐसा रहे। तो जो ये एक तेज़ी से बदलती दुनिया है, ये जो एक बहुत ज़्यादा एक जो है क्विक चेंजमेंट्स आ रहा है यूनिवर्स में या सोसाइटी में, उस सोसाइटी के लिए हमको अपने युवा को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि भारत जो है वो एक युवाओं का देश रहेगा 2040 तक। तो भारत को, ये जो युवा शक्ति है भारत की, इस युवा शक्ति को कैसे हम यूटिलाइज करके एक जो है विकसित कंट्री बने, इस दिशा में एक प्रयास था। तो मनमोहन सिंह जी का जो स्टेटमेंट है कि भारत को 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षा, शोध और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में संस्थान निर्माण एवं उत्कृष्टता के लिए एक दूसरी क्रांति या एक सेकेंड वेव जो है वो बनानी चाहिए या प्रारंभ करनी चाहिए। टू क्रिएट second waves of institutions building and excellence in the field of education, research and capacity building for facing challenges of 21st century। तो 3-4 बातें मुख्य आई कि ये जो आयोग बना, ये आयोग बना 21वीं सदी की चुनौतियों को सही तरीके से सामना करने के लिए, ताकि भारत 21वीं सदी की चुनौतियों का सही तरीके से सामना कर सके। और इसमें 2 बातों पर फोकस है, एक इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग और एक्सीलेंस, अर्थात यहाँ पर नए संस्थानों का निर्माण और उनमें उत्कृष्टता की जो प्राप्ति है, उत्कृष्टता के विकास के लिए बना। ये एक थिंक टैंक है और इसने इंडिया को एक नॉलेज इकोनॉमी और एक नॉलेज सोसाइटी के रूप में बिल्डअप करने का या ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास किया। तो अब तक की जो मुख्य बातें निकल करके आई वो ये है कि ये जून 2005 में गठित हुआ। दिसंबर 2006 में इस थिंक टैंक ने अपनी पहली रिपोर्ट सरकार को सौंपी और इसने केवल एक रिपोर्ट नहीं सौंपी, 2008-09 में भी इसने सब रिपोर्ट सौंपी, 2009-10 में भी इसने रिपोर्ट सौंपी। और ध्यान रखें कि जो ये आयोग है, ये आयोग 2014 तक काम किया। अगर इस आयोग का कार्यकाल हम पूछें
तो ध्यान रखें कि 2005 में गठित हुआ, लेकिन 2006 में ये आयोग समाप्त नहीं हुआ। इस आयोग का जो कार्यकाल खत्म हुआ वो 2014 में खत्म हुआ, यानी जब कांग्रेस की सरकार समाप्त हुई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। और तो क्यों ये 2014 तक रहा ये आयोग? क्योंकि ये एक थिंक टैंक था, और थिंक टैंक यानी एक एडवाइजरी कमीशन के रूप में काम रहा था, इसलिए ये कंटिन्यू बना रहा। और इसने 3 रिपोर्टें जो है वो टाइम टू टाइम सरकार को सौंपी। इसमें से पहली रिपोर्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और हम अपने टॉपिक में उसी रिपोर्ट्स के जो रिकमेंडेशंस हैं उनको ही कंसीडर करेंगे। तो सैम पित्रोदा इसके अध्यक्ष हैं, PM भार्गव उपाध्यक्ष हैं, नंदन नीलेकणी जो आधार कार्ड के फाउंडर के रूप में, आधार कार्ड के जनक के रूप में जाने जाते हैं, वो इसके एक सदस्य के रूप में एक जो है महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इसके अलावा टोटल अध्यक्ष सहित 8 सदस्य थे इस आयोग में। ये एक थिंक टैंक है जो 2005 से 2014 तक इसने सतत रूप से काम किया। 2006 में इस थिंक टैंक ने सरकार को पहली अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और इसका जो संबंध था वो अगर आपसे पूछा जाए कि इस आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में किस शिक्षा के बारे में बात की, तो ये ध्यान रखिए कि इसने समग्र शिक्षा के बारे में, इसने विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में भी बात की, इसने स्कूल शिक्षा के बारे में भी बात की, इसने एडल्ट एजुकेशन के बारे में बात, तो ओवरऑल इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में इसने रिकमेंडेशंस की, जैसे कोठारी कमीशन ने की। तो केवल उच्च शिक्षा से संबंधित नहीं है। कई लोगों को ये भ्रम रहता है कि जो नॉलेज कमीशन है, नॉलेज कमीशन का संबंध केवल हायर एजुकेशन से है, तो बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। नॉलेज कमीशन का संबंध केवल और केवल हायर एजुकेशन से नहीं है, बल्कि ओवरऑल इंडियन एजुकेशन सिस्टम से है। इसने इंडिया को एक नॉलेज इकोनॉमी और एक नॉलेज सोसाइटी के रूप में रिफॉर्म करने का सपना देखा था। और ये नॉलेज कमीशन क्यों बनाया गया? ताकि इंडिया 21st सेंचुरी की जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को फेस कर सके, और भारत को एक ज्ञान आधारित समाज या एक नॉलेज सोसाइटी के रूप में जो है बिल्डअप कर सके, या उस नॉलेज सोसाइटी का एक फॉर रनर बना सके। तो यहाँ तक की चर्चा। अब हम इसके आगे की चर्चा करते हैं, और हम नॉलेज इकोनॉमी और नॉलेज सोसाइटी क्या होती है जरा इसको थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में नॉलेज सोसाइटी का मतलब पूछा जाता है, या नॉलेज इकोनॉमी होती क्या है इसको भी पूछा जाता है। तो हम एक टर्म लेते हैं, पहला नॉलेज इकोनॉमी। यानी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था। अब ये नॉलेज इकोनॉमी टर्म क्या है और ये कितना इनोवेटिव टर्म है? देखिए, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम मनी की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। और जो अर्थव्यवस्था बनती है, पहले जो हमारा जो पहले की कॉन्सेप्ट था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस के समय, वो था प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी। अर्थात किसी भी व्यक्ति की किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो उत्पादन से बनी होती है। लेकिन नॉलेज इकोनॉमी का जो टर्म है, वो टर्म जो डेवलप किया, ये जो इसका डेवलप आया, ये जो टर्म है, कॉन्सेप्ट है, इसको डेवलप किया पीटर ड्रकर ने। कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय पीटर एफ ड्रकर, इनको कहा जाता है, इन 1966। और पीटर एफ ड्रकर है कौन? एक अमेरिकन बिजनेस थिंकर। और जिन्होंने एमबीओ का भी कॉन्सेप्ट दिया था, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो बिजनेस के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है पीटर ड्रकर, या पीटर एफ ड्रकर भी कह सकते हैं। तो इन्होंने ही नॉलेज इकोनॉमी का टर्म जो था वो 1966 में डेवलप किया। अब ये नॉलेज इकोनॉमी होती क्या है, जरा इसको समझें। देखिए, जो पैसा बनता है, जो मनी क्रिएट होती है, या जो वेल्थ बिल्डअप होती है किसी भी कंट्री की,
पहले ये था कि वो प्रोडक्शन से जो है वो वेल्थ जो है वो बिल्डअप होती है। इनका कहना था कि इकोनॉमी को या वेल्थ को केवल हम प्रोडक्शन से ही क्रिएट नहीं कर सकते या केवल प्रोडक्ट या गुड्स या सर्विसेज से नहीं क्रिएट कर सकते, बल्कि उनका कहना था कि नॉलेज से भी वेल्थ या इकोनॉमी क्रिएट हो सकती है। तो नॉलेज इकोनॉमी का मतलब ये है, क्योंकि नॉलेज इकोनॉमी जो होती है एक ऐसी अर्थव्यवस्था का ये विचार है जहां पर जो वेल्थ है वो सूचना की मात्रा, सूचना की गुणवत्ता और सूचना की उपलब्धता के आधार पर बनती है। तो नॉलेज इकोनॉमी का मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसकी ग्रोथ, एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसकी ग्रोथ इंफॉर्मेशन की क्वांटिटी, इंफॉर्मेशन की क्वालिटी और इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी या एक्सेसिबिलिटी पर डिपेंडेंट होती है, प्रोडक्शन पर नहीं। तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसकी ग्रोथ या जिसकी वृद्धि सूचना की मात्रा, गुणवत्ता और उसकी उपलब्धता पर निर्भर होती है, उत्पादन पर नहीं या वस्तुओं के उत्पादन पर नहीं। तो जब भी हम किसी भी टैंजिबल या इनटैंजिबल इकोनॉमी को क्रिएट करने के लिए नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं थ्रू द टेक्नोलॉजी, क्योंकि नॉलेज को हम बहुत ज्यादा व्यापक स्तर पर इस्तेमाल या उसका जो एक्सपेंशन है वो हम थ्रू द टेक्नोलॉजी ही कर सकते हैं। तो जब भी तकनीक की सहायता से, ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए कोई टैंजिबल या इनटैंजिबल इकोनॉमी क्रिएट की जाती है तो उसे ही हम नॉलेज इकोनॉमी कहते हैं। तो नॉलेज इकोनॉमी का मतलब क्या है? नॉलेज इकोनॉमी का मतलब है एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें सूचना या ज्ञान के माध्यम से ही इकोनॉमी को क्रिएट किया जा रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें कि आज हम आपको टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो एक इकोनॉमी बिल्डअप हो रही है ये थ्रू द नॉलेज हो रही है। तो एक इकोनॉमी बिल्डअप होती है थ्रू द मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, थ्रू द फैसिलिटेशन ऑफ सर्विसेज, लेकिन एक इकोनॉमी बनती है ज्ञान। तो ज्ञान आधारित समाज का मतलब है कि जहां पर समाज का निर्माण, समाज की जो वृद्धि है, समाज का जो सर्वाइवल है वो ज्ञान या सूचनाओं के आधार पर किया जा रहा है। क्योंकि जब हम प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत होता है और उसमें डिप्रिसिएशन बहुत होता है और उससे ह्यूमन पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट आता है। बहुत सारे उसके हेल्थ ड्रॉबैक्स निकल करके आते हैं, इन्वायरमेंटल ड्रॉबैक्स निकल करके आते हैं। लेकिन जब हम एक नॉलेज इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो नॉलेज इकोनॉमी हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव में, पोल्यूशन के प्रोस्पेक्टिव में, एनवायरनमेंट के प्रोस्पेक्टिव में हार्मफुल नहीं होती, बल्कि इससे मनी या वेल्थ तो बिल्डअप होती है, साथ ही साथ सोसाइटी भी एक मोबिलाइज करती है, लोगों का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, उनका वैल्यू या इमोशनल एस्पेक्ट डेवलप होता है, स्किल डेवलप होता है। तो ह्यूमन जो रिसोर्स होता है, ह्यूमन जो कैपिटल होती है, तो एक जो है वो हमारी मनी कैपिटल होती है, एक ह्यूमन कैपिटल होती है। तो ये जो नॉलेज इकोनॉमी की बात होती है ये ह्यूमन कैपिटल को के आधार पर इकोनॉमी को डेवलप करने की बात करती है। तो आई होप कि आपको नॉलेज इकोनॉमी का जो टर्म है वो समझ में आ रहा होगा। तो नॉलेज इकोनॉमी गाइस क्या है? नॉलेज इकोनॉमी एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसकी वृद्धि सूचना या ज्ञान की मात्रा, गुणवत्ता और उसकी उपलब्धता पर निर्भर करती है, ना कि उत्पादन पर। अर्थात जब भी हम किसी भी टैंजिबल या इंटैंजिबल इकोनॉमी को क्रिएट करने के लिए नॉलेज की हेल्प लें, किसी मशीन की, किसी रॉ मटेरियल की हेल्प ना लें,
किसी इंफॉर्मेशन या नॉलेज की मदद से जब हम मनी क्रिएट करते हैं तो उसे ही हम नॉलेज इकोनॉमी कहते हैं। अब यहाँ पर जो नॉलेज इकोनॉमी है इसके 4 पिलर्स होते हैं यहाँ पर, कि जो नॉलेज इकोनॉमी बिल्डअप होती है वो 4 चीजों से बिल्डअप होती है। अब उसके 4 बिल्डर्स क्या हैं? सबसे पहले तो आपको एजुकेशन रखना होगा, दूसरा इसका जो है वो है टेक्नोलॉजी, तीसरा जो इसका है वो है आपका गवर्नेंस, और जो चौथा है इसका वो है इकोनॉमी। अर्थात हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि यही 4 चीजें जो मिलती हैं वही हमारी नॉलेज इकोनॉमी को बिल्डअप करती हैं। अर्थात हमें नॉलेज इकोनॉमी कैसे बनेगी? हमें शिक्षा है तो शिक्षा में पैसा लगेगा, और शिक्षा को हमें कैसा, जब हम तकनीक लगाएंगे तो उसमें पैसा होगा, और फिर इन तीनों का हमें गवर्नेंस करना पड़ेगा, यानी उनका व्यवस्थापन करना। तो ये 4 चीजें मिलकर के नॉलेज इकोनॉमी को बिल्डअप करती हैं, और इसी नॉलेज इकोनॉमी को, यानी इंडिया को एक नॉलेज इकोनॉमी के रूप में हमें डेवलप करना है, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और भारत की जो पॉपुलेशन है वो बहुत यंग है। जब हम नॉलेज इकोनॉमी इंडिया के लिए क्यों बहुत ज्यादा कारगर है, क्योंकि इंडिया पहला नंबर 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, और दूसरा इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो यंग है। तो हम जो ह्यूमन हमारा रिसोर्स है, हम उस ह्यूमन रिसोर्स को नॉलेज दे करके एक बहुत अच्छी जो है एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए 21वीं सदी की चुनौतियां थी, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से प्रगति कर रही है, और दूसरी समस्या भारत के लेकिन एक अच्छी बात क्या है भारत के साथ, दुनिया बहुत तेजी से प्रगति कर रही है, लेकिन अच्छी बात क्या है भारत के साथ कि भारत के पास एक जो है एक ह्यूज मास पावर है, और वो भी यंग मास पावर है। तो इंडिया बड़ी आसानी से नॉलेज इकोनॉमी को बिल्डअप कर सकता था। तो इसीलिए ये एक थिंक टैंक बनाया गया कि कैसे हम इंडिया की ये जो लार्ज यंग पॉपुलेशन है, इसको कैसे हम एजुकेट करके इंडिया को एक मैन्युफैक्चर इकोनॉमी या एक प्रोडक्शन इकोनॉमी, चूंकि बनाना कठिन है क्योंकि भारत में इंडस्ट्रीज उतनी नहीं है, लेकिन भारत में यंग पॉपुलेशन बहुत है, तो यंग पॉपुलेशंस की थ्रू नॉलेज की हेल्प से हम एक नॉलेज इकोनॉमी बना सकते हैं इंडिया को, या नॉलेज इकोनॉमी के क्षेत्र में भारत को एक फोररनर के रूप में हम स्टैंड करा सकते हैं। तो ये उद्देश्य था नॉलेज कमीशन का। तो नॉलेज इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट समझ में। एक दूसरा उन्होंने किया, आर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू नॉलेज सोसाइटी। तो वो दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट है, दोनों ही वर्ड्स को लेकर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो नॉलेज कमीशन और नॉलेज सोसाइटी, नॉलेज कमीशन एंड नॉलेज इकोनॉमी। तो नॉलेज सोसाइटी का मतलब है ज्ञान आधारित समाज। एक समाज होता है उत्पादन आधारित यानी मैन्युफैक्चरर सोसाइटी, एक होती है नॉलेज सोसाइटी, जहां पर हर व्यक्ति के पास क्या है, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ या ह्यूज क्वांटिटी ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है। और ध्यान रखिए, यानी हर व्यक्ति शिक्षित है, और जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो वो तर्क करता है, वो लॉजिक करता है, वो एक करेक्ट डिसीजन लेता है, और वो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव अपनी लाइफ में करता है। और जब हर देश का नागरिक इस तरीके से करने लगेगा तो जो पर्सन कैपिटल इनकम है कंट्री की वो बढ़ जाएगी। और ध्यान रखें कि जो ग्रोथ है किसी भी कंट्री की, जैसे अगर हम बात करें, आपने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज हैं लेकिन बहुत आगे हैं। जैसे इजराइल है, बहुत छोटा सा देश है लेकिन बहुत आगे है। तो वो क्यों है? क्योंकि वो नॉलेज सोसाइटी बेस्ड कंट्री हैं, या नॉलेज जो इकोनॉमी बेस्ड कंट्री हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर
नहीं है। जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, ये मैन्युफैक्चरर इकोनॉमी है, इनके पास इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं बड़ी बड़ी। लेकिन इजराइल के पास बहुत बड़ी कंपनीज नहीं है, लेकिन उसके पास क्या है, ब्रेन है। जैसे जापान को आप देख लीजिए, तो जापान अब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है वहां पर, लेकिन जापान जब स्टैंड करना उसने शुरू किया था तो उसने अपने आप को नॉलेज सोसाइटी के रूप में डेवलप किया, अपने आप को एक नॉलेज इकोनॉमी के रूप में डेवलप किया, तो ज्ञान आधारित समाज बनाया। और फिर उस ज्ञान से जब एक ज्ञान भंडार, और भारत में भी नॉलेज सोसाइटी की बड़ी संभावना है, क्योंकि आप देखें कि दुनिया के बड़े बड़े जो देश हैं, वहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ पर इंडियन जो ब्रेन है वो काम कर रहे हैं। तो 21st सेंचुरी के लिए इंडियन ब्रेन्स को प्रिपेयर करना था और इंडिया को एक नॉलेज इकोनॉमी, एक नॉलेज सोसाइटी के रूप में फ्रेम करना था। यही मोटो था नॉलेज कमीशन का। तो दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए। अब हम इसके रिकमेंडेशंस पर आते हैं, और ध्यान रखें कि ये नॉलेज कमीशन 2014 तक वर्किंग किया, 2014 में समाप्त हुआ, क्योंकि इससे संबंधित भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो अब नॉलेज कमीशंस के जो रिकमेंडेशंस थे, वो रिकमेंडेशंस 5 ब्रॉड एरिया में। तो पहली चीज, रिकमेंडेशंस ऑफ एनपीसी, recommendations of NKC was in 5 broad area। तो 5 व्यापक क्षेत्रों में इस आयोग ने सुझाव दिए। यहां भी आपको बहुत ध्यान रखना है, ये चीज भी बहुत महत्वपूर्ण है। और वो 5 ब्रॉड एरिया हैं क्या? सबसे पहले एक्सेस टू नॉलेज, दूसरा एरिया था इनका नॉलेज कॉन्सेप्ट, तीसरा जो एरिया था वो नॉलेज क्रिएशन था, चौथा जो था वो नॉलेज एप्लीकेशन था, और पांचवा जो था वो था नॉलेज सर्विस, या इसी को हम लोग डिलीवरी ऑफ सर्विसेज भी कर सकते हैं। तो ये 5 मुख्य क्षेत्र थे पैत्रोदा आयोग के सुझावों के। चूंकि हर जगह इन्होंने नॉलेज शब्द, इस नॉलेज कमीशन में हर जगह नॉलेज है, तो एक्सेस टू नॉलेज यानी ज्ञान की पहुंच, ज्ञान का संप्रत्यय, ज्ञान का निर्माण, ज्ञान का उपयोग और ज्ञान की सेवा, 3 जो इसमें से 5 ब्रॉड एरिया है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि एनटीसी 2005-06 की जो रिकमेंडेशंस थी, वो रिकमेंडेशंस किस किस मेजर एरिया से बिलोंग करती हैं, और उसमें 2-3 जो रिकमेंडेशंस एरिया है वो रख लिया जाता है और एक कोई दूसरा एरिया रख लिया जाता है। तो उसमें जो ऑड होता है उसको भी छांटना होता है, या यही 5 रख करके पूछ लिया जाता है इसमें से कौन कौन से 2 या 3 या 4 या सभी 5 थे। तो यहाँ पर गाइस आपको ये चीज़ मेमोराइज रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एनकेसी का जो रिकमेंडेशंस था वो रिकमेंडेशंस कितने मेजर एरियाज पर था। तो ये 5 मुख्य क्षेत्र थे, और ये 5 जो क्षेत्र थे बड़े व्यापक क्षेत्र हैं, और इस क्षेत्र के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें निकल करके आएंगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब इनका मतलब क्या है? एक्सेस टू नॉलेज मतलब इस आयोग का कहना था कि भारत में बहुत सारा नॉलेज है, अब हम नॉलेज सोसाइटी या नॉलेज इकोनॉमी बिल्डअप कैसे करेंगे? तो ये 5 उसके सूत्र थे या 5 उसके रास्ते थे। इन्हीं 5 रास्तों से हम नॉलेज सोसाइटी या नॉलेज इकोनॉमी को बिल्डअप करना था। तो पहला इनका सुझाव था कि हमें एक्सेस टू नॉलेज अर्थात जो भारत में एग्जिस्टिंग नॉलेज है उस नॉलेज को हमें इंडियन पीपुल्स तक या इंडियन मास तक पहुंचाना, इंडियन स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है।
तो ज्ञान की पहुंच, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान है विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरियों में, पुस्तकालयों में, पुस्तकों में, तमाम संस्थानों में वो गिरफ्त में है, बंदी बना पड़ा है और लोगों को उसकी जानकारी नहीं है, लोगों की पहुंच नहीं है उस ज्ञान तक और इससे वो उस ज्ञान से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। तो पहला इन्होंने कहा कि ज्ञान की पहुंच, अर्थात सरकार यहाँ पर उन्होंने जो सुझाव दिए उस सुझाव से बहुत सारे जो अनरीच्ड नॉलेज था, अनएक्सेसिबल नॉलेज था इंडियन स्टूडेंट्स के लिए वो बना। उसमें आगे की जो सिफारिशें हैं वो हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, यानी जो ज्ञान आज अवेलेबल है, एग्जिस्ट कर रहा है सोसाइटी में, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में है, लेकिन स्टूडेंट उसको यूज नहीं कर पा रहा। तो ज्ञान की पहुंच की बात की, फिर नॉलेज कॉन्सेप्ट, यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम की बात हुई, यानी ज्ञान का जो संप्रत्यय है, और जब हम नॉलेज की बात करते हैं तो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात हुई। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम, इसके यहाँ पर जो बात हुई उन्होंने वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात की। एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात की। फिर नॉलेज क्रिएशन में जो बात हुई वो रिसर्च की बात हुई। नॉलेज एप्लीकेशंस के बारे में जो बात हुई वो ज्ञान के उपयोग करने की बात हुई, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी रिसर्च में है। नॉलेज सर्विस, यानी जो तमाम तरह की जो गवर्नेंस की बात है, तो नॉलेज सर्विस का मतलब यहाँ पर जो बात हुई है वो बात हुई है गवर्नेंस की। तो हर एरिया का अपना एक कंसाइज या एक उसका अपना कीवर्ड्स आपको डेवलप माइंड में रखना है। तो एक्सेस टू नॉलेज अर्थात यहाँ पर ज्ञान का विस्तार देना या ज्ञान की पहुंच को सुनिश्चित करना था। फिर ज्ञान का निर्माण, ज्ञान की जो अवधारणा है या नॉलेज कॉन्सेप्ट, यहाँ पर स्कूलिंग एजुकेशन, हायर एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में बात की। नॉलेज क्रिएशन, ज्ञान के निर्माण के बारे में। नॉलेज एप्लीकेशन, ज्ञान के अनुप्रयोग के बारे में। और नॉलेज सर्विस, ज्ञान की सेवा के बारे में। तो ये 5 चीजें थी। आज हम लोग इसमें से पहली चीज डिस्कस करेंगे और वो डिस्कस करेंगे एक्सेस टू नॉलेज। तो आज हम इस 5 एरिया में से केवल एक एरिया डिस्कस करेंगे, एक्सेस टू नॉलेज, यानी ज्ञान की पहुंच। गाइस एक बात ध्यान रखें कि ये 5 चीजें आपको नॉलेज कमीशंस के रूप के बारे में जरूर से जरूर आपको ध्यान में रखनी। तो अब सबसे पहले जो उनका पहला एरिया था वो था एक्सेस टू नॉलेज। एक्सेस टू नॉलेज यानी ज्ञान की पहुंच के बारे में। और यहाँ पर ज्ञान की पहुंच के बारे में जो उनके रिकमेंडेशंस थे वो हम सबसे पहले सब लिख लेते हैं, फिर एक एक को डिस्कस करते हैं। जो पहला एरिया था उनका वो था RTE 2009। दूसरा जो उनका एरिया था वो था लैंग्वेज। तीसरा जो एरिया था उनका वो था ट्रांसलेशन। जो चौथा एरिया था उनका वो था नेशनल नॉलेज नेटवर्क। पांचवा एरिया था रिवोल्यूशन ऑफ NLM यानी नेशनल लिटरेसी मिशन। छठा जो उनका रिकमेंडेशंस था वो था हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क। और सातवां जो उनका रिकमेंडेशन एरिया था वो था पोर्टल, या इसी को हम लोग सिंगल विंडो सिस्टम भी कह सकते हैं।
तो ये कुछ 6-7 चीजें आपके सामने लिखी है एक्सेसिबिलिटी ऑफ नॉलेज या एक्सेस टू नॉलेज के बारे में, अर्थात ज्ञान की पहुंच के बारे में। तो सबसे पहला राइट टू एजुकेशन एक्ट या आरटी 2009 इन्होंने रखा। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, चूंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पास हुआ और ये कमीशन जो था वो 2005-06 में बना, तो चूंकि शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करना था, यहाँ पर ज्ञान की पहुंच को सुनिश्चित करना था, तो ज्ञान की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले रूट, यानी अगर हम हायर एजुकेशन में हमें अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे टीचर्स प्रोड्यूस करने हैं, तो हमें जो हमारी रूट एजुकेशन है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, उसको जो है बढ़ाना जरूरी था। और वहां पर जो ग्रास एनरोलमेंट रेशियो उसको 100% करने की बात वहां पर की गई थी। तो जो बुनियादी शिक्षा है उसको मजबूत कैसे किया जाए, उसको कैसे अच्छा बनाया जाए, इसलिए इस कमीशन ने कहा कि सरकार को एक अनिवार्य जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो लागू करना चाहिए। और इस कमीशन के रिकमेंडेशंस के कुछ ही समय बाद ये एक्ट हमारे पास आ चुका था। तो सबसे पहला इनका सुझाव था वो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बारे में कि शिक्षा को यानी 6 से 14 वर्ष तक की अनिवार्य और मुफ्त जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको एज अ फंडामेंटल राइट बनाया जाए। उसके बारे में लास्ट क्लास पर भी हमने चर्चा की थी, जो हमारी सैकिया समिति थी। तो सैकिया समिति और फिर बाद में 2002 का 86वां संविधान संशोधन और फिर ये नॉलेज कमीशन और फिर हमको आरटी एक्ट 2009 मिला। दूसरा लैंग्वेज के बारे में इनका कहना था कि और लैंग्वेज के बारे में जो पैत्रोदा कमीशन की सिफारिश थी वो ये थी कि यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जाए। इंग्लिश को जो है यानी टीच इंग्लिश as a language at class 1 level या from class 1, यानी पहली कक्षा से अंग्रेजी को, चूंकि जो 21वीं सदी है वो एक ग्लोबल वर्ल्ड है और ग्लोबल वर्ल्ड में इंग्लिश बहुत जरूरी है स्टूडेंट के लिए। तो भाषा के संदर्भ में इन्होंने कहा था कि अंग्रेजी भाषा को कक्षा 1 से एक भाषा के रूप में पढ़ाया जाए, आवश्यक रूप से, निश्चित रूप से। तो लैंग्वेज के बारे में इनका था कि टीच इंग्लिश एज अ लैंग्वेज फ्रॉम क्लास 1 लेवल। ट्रांसलेशन यानी यहाँ पर अनुवाद के बारे में बात की। क्योंकि इंडिया में बहुत सारा जो वर्ल्ड में बहुत सारी नॉलेज है, इंडिया में बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन इंडिया अभी क्या है, ऐसी कंट्री है जो बहुभाषी कंट्री है। और जब कोई ज्ञान हमारी अपनी मौलिक भाषा में या हिंदी भाषा में अवेलेबल नहीं होता तो फिर उस ज्ञान को पढ़ने में, समझने में हमें बहुत समस्या होती है। जैसे अभी हम यहाँ पर कुछ बातें कर रहे हैं तो जब हम बहुत हिंदी में करते हैं तो अंग्रेजी वाले को समझने में प्रॉब्लम होती है, और जब हम अंग्रेजी में लिखते हैं तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि शायद हिंदी में लिख दिया करिए। तो यहाँ पर यानी ट्रांसलेशन की बात की। और इस कमीशन का एक बहुत जो फेमस स्टेटमेंट उसने कहा कि डेवलपिंग ट्रांसलेशन एज अ इंडस्ट्री, यानी इन्होंने कहा कि ट्रांसलेशन को एक इंडस्ट्री के रूप में, एक उद्योग के रूप में विकसित किया जाए यहाँ पर। और यहाँ पर जब इस आयोग ने कहा कि इंडस्ट्री के रूप में ट्रांसलेशन को डेवलप किया जाए, अर्थात सरकार के स्तर पर एक व्यवस्थित तरीके से अनुवाद की जो प्रक्रिया है, तो जो फॉरेन लिटरेचर है, जो फॉरेन क्वालिटेटिव बुक्स हैं, उनको इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाए ताकि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उस नॉलेज से अपने आप को बेनिफिटेड कर पाएं। तो इस दिशा में ये प्रयास हुआ और इसका फॉलोअप क्या हुआ कि यहाँ पर जो नेशनल ट्रांसलेशन मिशन जो था वो बना। यानी इसका असर क्या हुआ, फॉलोअप क्या हुआ कि नेशनल ट्रांसलेशन मिशन प्रारंभ हुआ अंडर CIIL मैसूर
के अंदर जो भारत सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मैसूर है, उसकी देखरेख में भारत में क्या हुआ, नेशनल ट्रांसलेशन मिशन प्रारंभ किया गया। तो ध्यान रखें कि नेशनल ट्रांसलेशन मिशन का संबंध किससे है, ये लिटरेचर ट्रांसलेशंस के बारे में, और ये आया नॉलेज कमीशन से। और नेशनल ट्रांसलेशन मिशन किसकी की देखरेख में चल रहा है, तो वो चल रहा है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज। ध्यान रखें कि CIIL को भी पूछा जा सकता है कि CIIL कहाँ से संबंधित है, तो ये भारत में भाषा से संबंधित एक केंद्रीय संस्थान है और उसकी अध्यक्षता में नेशनल ट्रांसलेशन मिशन चल रहा है। फिर नेशनल नॉलेज नेटवर्क के बारे में बात की जाती है। चूंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और भारत के तमाम बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर हम आज की बात करें तो भारत में 10,000 के आसपास 1,000 के आसपास विश्वविद्यालय हैं और लगभग जो है वो 45,000 कॉलेजेस हैं, और इनके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन या बहुत सारा डाटा है, बहुत सारे इनका अपना एक्सपीरियंस, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो इस कमीशन का कहना था कि भारत को एक इंटीग्रेटेड नेशनल नॉलेज नेटवर्क जो है डेवलप करना चाहिए थ्रू द डिजिटल कनेक्टिविटी, अर्थात ICT के माध्यम से भारत के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को आपस में जोड़ा जाए, जिससे एक नेशनल जो है वो नॉलेज नेटवर्क क्रिएट हो। जैसे ब्रिटेन में एक कोलंबिया विश्वविद्यालय ने इस चीज़ को डेवलप किया था, तो ये ब्रिटिश मॉडल से अडॉप्ट करने की बात थी वहाँ पर। तो जैसे ब्रिटेन में नेशनल नॉलेज नेटवर्क है, वैसे भारत में नेशनल नॉलेज नेटवर्क के बारे में बात की गई यहाँ पर। और नेशनल नॉलेज नेटवर्क क्या था कि ये भारत के जो तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको डिजिटली कनेक्ट करके डेटा शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना था, ताकि जो नॉलेज कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पास है वो दिल्ली के छात्रों को मिल सके। और इसी दिशा में आप देखें कि बाद में इनफ्लिपनेट जो है वो आया, और आज हम शोध गंगा और शोध गंगोत्री या तमाम स्वयं ऐसे बहुत सारे हमको डिजिटल प्लेटफॉर्म मिले जो एज अ नॉलेज नेटवर्क हमको काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें अब किसी दूसरे विश्वविद्यालय की पुस्तकालय को विजिट करने के लिए जाना नहीं पड़ा। लेकिन अभी भी इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। फिर आते हैं रीइवोल्यूशन ऑफ नेशनल लिटरेसी मिशन, जो हमारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन था उसको फिर से पुनर्मूल्यांकित करने के लिए, और उसकी दिशा में फिर 2009 में हमने कहा कि जो साक्षर भारत अभियान जो शुरू हुआ है यहाँ पर, तो इसकी दिशा में अभियान क्या हुआ, साक्षर भारत अभियान स्टार्ट हुआ था इसके रिवोल्यूशन के बाद 2009 में। तो इसने प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित जो साक्षर अब जो 1988 का नेशनल लिटरेसी मिशन था उसको रिवोल्यूट किया, और उसकी जगह पर फिर उसने रिवोल्यूशन जब किया तो 2009 में उसी को साक्षर भारत अभियान की तरह के नाम से फिर से चलाया गया। हेल्थ इंफॉर्मेशन सेंटर्स के बारे में इन्होंने बात की। इसका मतलब है यहाँ पर कि सबसे पहली बात इन्होंने की कि जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। यहाँ पर उनका जो कहना था वो था EHR का, यानी EHR यानी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड का पूरे जब कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल में विजिट करे तो उसका हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाए। और दूसरा जितने भी हेल्थ केयर यूनिट हैं, चाहे वो पब्लिक हो प्राइवेट, दो बातें ध्यान रखिए यहाँ पर, कनेक्टिविटी ऑफ हेल्थ केयर यूनिट थ्रू द डिजिटल प्लेटफॉर्म या डिजिटल कनेक्टिविटी ऑफ हेल्थ केयर यूनिट्स बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक। तो जितनी भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको आपस में जोड़ा जाए ताकि वो भी आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करें यहाँ पर। फिर एक आता है पोर्टल। पोर्टल आप समझते हैं कि एक सिंगल वेब बेस्ड सिस्टम है। तो वेब बेस्ड सिंगल विंडो सिस्टम जो है उसकी बात की गई, यहाँ पोर्टल बनाया जाए ताकि जो फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारी फैसिलिटी उसको लेने के लिए या उस नॉलेज तक पहुँचने के लिए जो बच्चे हैं या जो सिटीजन्स हैं उनको जो है वो
घूमना ना पड़े या विजिट ना करना पड़े। कहने का तात्पर्य चाहे वो टीचर का नेशनल पोर्टल बना दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट का एक नेशनल पोर्टल बना दिया जाए, इन्वायरमेंट का एक नेशनल पोर्टल बना दिया जाए, हेल्थ का एक नेशनल पोर्टल बना दिया जाए, पुलिस का एक नेशनल पोर्टल बना दिया, और बहुत सारे आज पोर्टल अवेलेबल हैं। तो चूंकि ये 2005-06 में बात थी और उसी की सिफारिश से फिर ई गवर्नेंस आगे आया, तो पोर्टल्स की बात यहाँ पर हुई है। पोर्टल्स का मतलब है वेब बेस्ड सिंगल विंडो सिस्टम फॉर डिफरेंट सर्विसेज फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए हो, चाहे वो टीचर्स के लिए हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट्स के लिए हो, चाहे वो इन्वायरमेंट के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, चाहे वो सिटीजन राइट्स के लिए हो। जैसे ई डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटी है, तो कहाँ से आई? इसी के थ्रू आई। एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, लाइब्रेरीज के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण बात है। लाइब्रेरीज, पुस्तकालय के बारे में इनका सुझाव था। चूंकि जो एक्सेसिबिलिटी ऑफ नॉलेज है, वो नॉलेज बहुत सारा नॉलेज जो है वो पुस्तकालयों के पास है, क्योंकि उनके पास क्या है, एक बुक बैंक होता है। तो लाइब्रेरीज के बारे में इनका कहना था कि सबसे पहले तो इनका लाइब्रेरीज के बारे में ये कहना था कि एक नेशनल लाइब्रेरी कमीशन बनाया जाए। सबसे पहली चीज ध्यान रखें कि नेशनल लाइब्रेरी कमीशन की बात इसने की थी, हालांकि वो अभी तक बना नहीं। तो नेशनल लाइब्रेरी कमीशन बनाया जाए। और दूसरा इसने कहा कि फॉलोअप क्या हुआ, नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी शुरू भी हुआ और भारत के हर शैक्षिक संस्थान में पुस्तकालय खोलने की बात की गई और ई पुस्तकालय या ई लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट भी यहीं से डेवलप हुआ। तो लाइब्रेरी के बारे में, यानी जो एक्सेसिबिलिटी ऑफ नॉलेज में मेजर चीजें निकल करके आई, वो उन्होंने कहा कि आप जैसे ट्रांसलेशंस की बात करते हैं, नेशनल नॉलेज नेटवर्क के बारे में बात करते हैं, लाइब्रेरी के बारे में बात करते हैं, पोर्टल्स के बारे में बात करते हैं, RTE 2009 के बारे में बात करते हैं। तो ये कुछ मेजर रिकमेंडेशंस थे जो एक्सेस टू नॉलेज के बारे में नॉलेज कमीशन ने दी, अर्थात इसके इन चीजों को करने से, और हर चीज को फॉलोअप है यहाँ पर। RTE का फॉलोअप 2009 में आया। लैंग्वेज के बारे में क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो क्लास 1 से इंग्लिश पढ़ाई जाने लगी। ट्रांसलेशंस का फॉलोअप क्या, इन्होंने कहा कि ट्रांसलेशन को एज इंडस्ट्री रखा जाए और फिर उसकी जगह से नेशनल ट्रांसलेशन मिशन प्रारंभ हुआ अंडर द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मैसूर की अध्यक्षता में। रिवोल्यूशन ऑफ LLM के बारे में इसका फॉलोअप क्या है कि साक्षर भारत अभियान 2009 में प्रारंभ हुआ। हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क में क्या हुआ कि ये SHR मेंटेन होने लगा, आपका जो हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन होने लगा डिजिटली। फिर पोर्टल्स के बारे में सिंगल वेब बेस्ड सिंगल विंडो सिस्टम, आज देखें कि आपको बहुत सारे जो है वो पोर्टल्स ई डिस्ट्रिक्ट जैसे मिल जाएंगे। लाइब्रेरीज के बारे में उन्होंने कहा कि नेशनल लाइब्रेरी कमीशन बनाया जाए और उस नेशनल लाइब्रेरी कमीशन की वजह से इनका फॉलोअप क्या हुआ कि नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी NML प्रारंभ हो गया और उस NML के थ्रू इन्फ्लिपनेट आया और उस इन्फ्लिपनेट में ई लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट आया और वर्चुअल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट आया। तो गाइस ये था हमारा नॉलेज कमीशन का जो पहला रिकमेंडेशन एरिया था, एक्सेस टू नॉलेज। अभी 4 रिकमेंडेशन एरिया बचते हैं, चाहे वो नॉलेज कॉन्सेप्ट हो, नॉलेज क्रिएशन, नॉलेज एप्लीकेशन एंड नॉलेज सर्विस। तो 1 बाय 1 इनको हम कंप्लीट करेंगे। तो गाइस आज की क्लास में यही तक रखते हैं। एक लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए ताकि ये जो हमारा प्रयास है ये दूसरे कम्युनिटी के दूसरे स्टूडेंट्स तक भी पहुँचे और वो भी इससे बेनिफिटेड हों, वो भी इससे लाभान्वित हों। तो अंत में एक गुजारिश है इस वीडियो को सर्कुलेट करने के बारे में और इसके पश्चात हम लोग नई क्लास पर इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको लेकर के हाजिर होंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।